हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हमारी एनसीईआरटी का 8th चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हुए मैंने आपको बताया था, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, क्यों हम इसका यूज़ करते हैं, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज मैंने समझाए थे, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, उनके रेशोज किस तरह के होते हैं वो मैंने याद करने की आपको ट्रिक बताई थी। ये सारी बातें हमने करी थी, हमने पाइथागोरस थ्योरम से समझा था। इस वीडियो को हम उसी वीडियो के आगे बढ़ाते हुए 8.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक सा बता दिया था, उसके सेकंड क्वेश्चन से हम ये वीडियो चालू कर रहे हैं। तो जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है उसके लिए तो वीडियो ठीक है, और जिसको बिल्कुल नहीं आती है, जो एकदम स्टार्ट कर रहा है अपनी ट्रिग्नोमेट्री, तो वो मेरा पिछला वीडियो देख के जरूर आए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, हम उससे चालू करते हैं। फर्स्ट तक मैंने पिछले वीडियो में को करा दिया था, तो जिसको आता है या फिर जिसने मेरा पिछला वीडियो देखा है उसको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये है हमारी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमारे पास एक फिगर बना हुआ है, फिगर 8.13 यहां पे नाम लिखा हुआ है। मैं उस फिगर को पहले बना देता हूं। PQR एक ट्राइंगल है मेरे पास, ये कुछ इस तरह से है, इसका नाम लिखा हुआ है यहां पे P, ये है Q, ये है R, और राइट एंगल मेरा यहां पे बना हुआ है। ये PQ मुझे दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और PR मुझको दिया हुआ है यहां पे 13 सेंटीमीटर। इतना डेटा मेरे पास डला हुआ है। मुझसे पूछ रहा है फाइंड tan P माइनस कॉट R। tan P माइनस कॉट R की वो वैल्यू मुझसे पूछ रहा है, और डायग्राम मेरे पास ये बना हुआ है। तो इसको देखते हुए मुझे tan P माइनस कॉट R निकालना है। अब बात देखने की ये है कि पहले उसने पूछा है tan P, एंगल किस पे दे रहा है, tan P पे, तो P पे एंगल है, और ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था, जहां पे मेरा एंगल रहता है, जैसे यहां पे ये है, तो ये एंगल जो गिवन रहता है ये हमेशा किसके बीच में बनता है, बेस और हाइपोटेनस के बीच में। तो इससे मुझे, क्योंकि अगर ये एंगल नहीं दिया होगा तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है, तब तक मैं नहीं बोल सकता। दोनों में से कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है, दोनों में से कोई भी बेस हो सकता है। अगर मैं ट्राइंगल को ऐसे रख दूं तो आप देख के नहीं बता सकते जब तक कि आपको गिवन नहीं हो। यहां पे मुझे P गिवन है, मतलब एंगल किस पे बन रहा है, थीटा। मेरा थीटा एंगल किस पे बन रहा है, P पे बन रहा है, ठीक है। ये मेरा एंगल P पे बन रहा है, इसका मतलब ये है एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेनस के साथ मिलके बनता है। तो ये हो गया मेरा हाइपोटेनस और ये हो गया मेरा बेस, जब एंगल किस पे बन रहा है, P पे। तो अब इसका यूज करके मैं tan P निकाल लेता हूं। tan P क्या होता है, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर्स, टेल पेंटेड ब्लू। तो tan P क्या होता है, टेल पेंटेड ब्लू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है मेरा tan P। अच्छा, उसके पहले मैं जरा तीसरी वाली साइड और निकाल लूं। ये वाली साइड में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके निकाल लूंगा, पाइथागोरस का यूज करके मैं ये वाली साइड निकाल लूंगा। ये हो गया मेरा बेस, ये है मेरा हाइपोटेनस, मुझको निकालना है परपेंडिकुलर। इस केस में ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर दिया है, 13 का स्क्वायर लिख दिया, p स्क्वायर मुझको निकालना है, प्लस b स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर मैंने यहां पे लिख दिया। अब p स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस ये 12 उधर चला जाएगा, माइनस 12 का स्क्वायर। तो p स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, 13 होता है 169, 12 होता है मेरा 144। तो p स्क्वायर यहां से कितना मिला, 9 माइनस 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, 6 माइनस 4 गया तो 2 बचेगा। तो p स्क्वायर 25 यानी p इक्वल टू 5। तो ये जो डिस्टेंस आया है P, ये QR, ये मेरा पाइथागोरस की हेल्प से कितना निकल के आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब मैं P अपॉन B मुझे वहां पे रखना है, तो परपेंडिकुलर इस केस में मेरा ये है, और बेस इस केस में मेरा 12 हो जाएगा, क्योंकि एंगल P पे बन रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो 5/12 मेरा tan P हो गया। दूसरा वो मुझसे पूछ रहा है कॉट R, ठीक है भाई। अब उसने मुझसे पूछ लिया कॉट R, यहां पे एंगल P पे था, यहां पे एंगल किस पे बन रहा है, R पे। तो अब एंगल मेरा यहां पे नहीं है, और अगर एंगल ये मेरा यहां पे नहीं है तो ये सारे के सारे मेरे वैल्यूज, डिस्टेंस तो वही रहेगा,
पर नाम चेंज हो जाएगा, बेस अलग हो जाएगा और परपेंडिकुलर अलग हो जाएगा। कॉट आर बन रहा है, आर मेरा कहाँ है, ये रहा मेरा एंगल आर। अब अगर आर पे एंगल बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हाइपोटेनियस और ये हो गया मेरा बेस। इस केस में ये हो गया मेरा बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये तो था ही, और ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर। ये तीन अब मेरे पास वैल्यूज आ गई। तो कॉट आर क्या होता है, कॉट जो होता है tan का अपोजिट होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो tan अगर p बाई बी है, tan अगर p बाई बी है तो कॉट क्या हो जाएगा, b बाई पी। सिंपल। अब वैल्यूज पुट करना है, इस केस में b 5 है, 5/12, तो ये हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। फिर दोनों को बस वैल्यूज यहां पे रख देना है, tan p हो जाएगा मेरा 5/12 माइनस कॉट आर कितना आया, इस केस में बेस था 5 और परपेंडिकुलर था 12, तो ये भी मेरा आ गया 5/12। इसका मतलब मेरा आंसर कितना हो गया इसका, 0। तो सेकंड क्वेश्चन यहां पे मेरा ऐसा हो गया। अब हम इतना स्लो नहीं करेंगे, कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं कह रहा हूं, जिसको ये चीज समझ में नहीं आ रही हो, मेरा लास्ट वीडियो जरूर देख लेना। ये रेशियोज क्या होते हैं मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन हमने बहुत स्लो किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। अभी यहां पे सब कुछ क्लियर होगा। पाइथागोरस का यूज करके साइड निकाला, देन एंगल के अकॉर्डिंग मैंने यहां पे रेशियोज बन गया मेरा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है, साइन ए इक्वल्स टू 3/4 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का, साइन ए इक्वल्स टू मुझे गिवन है 3/4। साइन ए की वैल्यू लिखिए 3/4। अच्छा, साइन क्या होता है, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, मतलब कि ये 3 हो गया मेरा परपेंडिकुलर और 4 हो गया मेरा हाइपोटेनस। तो एक ट्राइंगल में इसका यूज करके बना लेता हूं, और तीसरी साइड जो बेस है वो मैं निकाल लेता हूं। वैसे ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी डाउट क्लियर करने के लिए हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं एबीसी नाम का। ये हो गया मेरा ट्राइंगल। साइन ए बोल रहा है, मतलब एंगल ए मैंने यहां पे ले लिया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो ए था, एंगल इस पे बना है, तो ये हो गया मेरा बेस, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस दिया हुआ मुझे 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर दिया हुआ मुझे 3 सेंटीमीटर। इसका यूज करके मैं यहां पे पहले बेस निकाल लेता हूं। ठीक है, उसने मुझसे फाइंड करने को क्या क्या बोला है, कॉस ए और tan ए निकालना है मुझको जो वैल्यूज निकालनी है वो देखो, कॉस ए एंड tan ए, ये दोनों वैल्यूज मुझको फाइंड करनी है। तो मैं पहले तीसरी साइड निकाल लेता हूं, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तीसरी वाली साइड निकालूंगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। h कितना दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर, इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। b यहीं पे रहने दिया, 3 उधर पहुंचा दिया, तो b² यहीं छोड़ दिया, 4², 3 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3²। तो b² इक्वल्स टू कितना हो गया, 4 4 16 माइनस 3 3 9। b² इक्वल्स टू 16 माइनस 4 कितना आया भाई, 7 आया। तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √7। ये जो नीचे वाला है ये मेरा कितना आ गया, √7। ये हो गया परपेंडिकुलर। अब ये मेरे पास तीनों डायमेंशन आ गए। अब वो मुझसे जो पूछना चाह रहा है वो मैं उसके लिए निकाल सकता हूं। उसने मुझसे पूछा है कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, सम पीपल हैव, कॉस ए ही पूछ रहा है। देखो एंगल सब में सेम है, एंगल सेम है जी हाँ। अगर एंगल सेम है तो हमेशा एंगल यही बनेगा और वैल्यूज वही परपेंडिकुलर रहेगा, वही बेस रहेगा। ये तो बहुत आसान है। कर्ली ब्लैक हेयर्स, tan का भी निकाल लेता हूं। tan क्या होता है, टेल पेंटेड ब्लू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस पूछ रहा है, बेस है मेरा √7, हाइपोटेनस है मेरा 4, तो यहां पे कॉस ए निकल आया। tan पूछ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है मेरा 3, बेस है मेरा √7। तो ये दोनों ही वैल्यूज जो उसने मुझसे पूछी है दोनों मैंने यहां पे निकाल दी। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट होता है। अब मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 भी बिल्कुल इसी के जैसा है। जो चेंज है वो मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन 4 में मैं पूरा नहीं बताऊंगा, यहां तक का क्लियर होगा। क्वेश्चन 4 देखो क्या है। क्वेश्चन 4
क्योंकि इसी के जैसा है, बार बार एक ही चीज करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे गिवन दिया हुआ है 15 cot A, 15 cot A इक्वल्स टू गिवन दिया हुआ है 8। ये मुझे गिवन दिया हुआ है। मुझे फाइंड क्या क्या करना है? मुझे फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। मुझे निकालना है साइन ए एंड सेक ए। ये दो चीजें मुझे यहां पे फाइंड करनी है। अच्छा, 15 cot A मुझे गिवन है, मतलब 15 cot A इक्वल्स टू मुझको 8। इतनी चीज मुझे यहां पे गिवन है। एक चीज देखो, 15 इंटू cot A, 15 या मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो cot A इक्वल्स टू क्या हो गया? 8 अपॉन 15। cot A कितना मिल गया? 8 अपॉन 15 मिल गया। अब अगर मुझे cot A मिल गया है तो मैं बाकी तीसरे एक मेरा डिस्टेंस और बच रहा है, वो मैंने निकाल सकता क्या? tan A कितना होता है? टेल पेंटेड ब्लू। tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot A कितना हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कि 8 जो है वो मेरा बेस आ गया और 15 जो है वो मेरा परपेंडिकुलर आ गया। एक ट्राइंगल फिर से ड्रॉ करूंगा। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? बना चुके हैं। ए इस एंगल की बात कर रहा है, इसको मैंने ए नाम दे दिया। ये हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा सी। परपेंड बेस आ रहा है मेरा 8, ये रहा मेरा 8, परपेंडिकुलर दे दिया 15। अब मुझे हाइपोटेनस निकालना है। नहीं निकाल सकता क्या? पाइथागोरस लगाऊंगा, हाइपोटेनस निकालूंगा। साइन ए पूछ रहा है, सेक ए पूछ रहा है। अब दोनों में यहां पे एंगल ए ही है, तो वही बेस रहेगा, वही परपेंडिकुलर रहेगा, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। बस पिछले क्वेश्चन की तरह मुझे पुट करके इसको निकालना है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, इजी है। नहीं बने तो मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को इसका भी सॉल्यूशन दे दूंगा। हालांकि अब हो जाएगा, सिंपल है। हम सीधा बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th भी हालांकि इजी ही है, ये सारे एक जैसे ही क्वेश्चंस हैं। देखिए 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5th क्वेश्चन में उसने मुझको गिवन दिया हुआ है सेक थीटा। क्वेश्चन 5th मुझको उसने दिया है सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू कितनी दे दी है? 13/12। सेक थीटा उसने मुझे दिया हुआ 13/12। बस कैलकुलेट और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब मुझे सारे के सारे निकालने हैं। मुझे निकालना है साइन थीटा, फिर मुझे निकालना है कॉस थीटा, फिर मुझे निकालना है टेन थीटा, उसके बाद मुझे निकालना है कोजेक थीटा। सेक थीटा मुझे गिवन है और लास्ट कितना होता है? कॉट थीटा। अब साइन का रेसिप्रोकल कोजेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। सेक थीटा मुझे गिवन है जो कि है 13/12, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 12/13। इसका रेसिप्रोकल ये होता है, इसका रेसिप्रोकल ये होता है। सिमिलरली टेन का रेसिप्रोकल कॉट हो जाता है। तो अगर सेक थीटा 13/12 दिया है तो कॉस थीटा हो जाएगा 12/13। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालनी है, तो उसके लिए मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं पहले। सेम है जैसा अभी क्वेश्चन हमने करा है। ये रहा मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल इस पे आ गया। थीटा ये बन गया मेरा थीटा ए बी सी। अगर थीटा गिवन है, सेक थीटा कॉस का अपोजिट होता है। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन कर्ली ब्लैक हेयर्स, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक कितना हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो बेस कितना है मेरा? 12, हाइपोटेनियस कितना है मेरा? 13। क्या मैं परपेंडिकुलर निकाल सकता हूं? इजी है, परपेंडिकुलर मिल जाएगा, मतलब कि ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर, सब में वही लगना है, पाइथागोरस। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, और वापस से 13 स्क्वायर मतलब हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल्स टू हो जाएगा p, और ये पूरा का पूरा आ गया रूट में। यहां से p निकल के कितना आ जाएगा? 169 माइनस 144, 54, 64, 25। तो p इक्वल टू निकल के आ गया, ये रूट 25 बचेगा, तो p इक्वल टू आ गया 5। तो थर्ड वैल्यू मेरी हो गई 5। अब मेरे पास तीनों वैल्यूज हैं। अब बताइए मुझे कौन रोक सकता है वैल्यूज निकालने में? मेरे पास अगर परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस आ गया तो मैं सारी के सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेता हूं। साइन थीटा क्या होता है? सम पीपल हैव, कर्ली ब्लैक है, टेल पेंटेड ब्लू। तो अब अगर साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? P
P/H 5/13। अगर साइन 5/13 है तो कोसेक जो कि इसका रेसिप्रोकल होता है वो कितना हो जाएगा 13/5। कॉस और सेक में बता चुका हूं, tan देख लेते हैं, tan थीटा P/B, P/B तो 5/12 आ गया tan थीटा। कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा 12/5। तो ये सारे के सारे मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल गए और तो मुझे इसमें कुछ करना नहीं था। अब मैं आगे चलता हूं और बात करता हूं 6th क्वेश्चन की। चलिए 6th वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये अलग क्वेश्चन है, अब ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ये इनसे अलग क्वेश्चन है, पर कंसेप्ट वही लगेगा जो अभी तक हम लगाते हुए आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अब इसमें दिया हुआ है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, दो एंगल दिए हैं और एक्यूट एंगल है। क्वेश्चन 6, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, दोनों कैसे एंगल्स हैं? एक्यूट एंगल्स है, मतलब लेस देन 90 डिग्री। सच दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। एक चीज और गिवन है, कॉस ए इक्वल्स टू मुझे गिवन है कॉस बी के, इतना मुझे गिवन है। मुझे शो करना है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, मुझको प्रूफ करना है। मुझे प्रूफ क्या करना है भाई? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ये चीज मुझको प्रूफ करनी है। मुझे कॉस ए और कॉस बी गिवन दिया है, मतलब ये दो अलग अलग ट्राइंगल्स की बात कर रहा है, दो अलग अलग एंगल्स हैं, दो अलग अलग ट्राइंगल्स हैं। अब ये दो ट्राइंगल जरा मैं पहले बना लेता हूं। अब ये ट्राइंगल कैसे होंगे? थोड़ा बड़ा बनाते हैं। यहां देखिए, हम इसको ब्लैक से ड्रॉ करते हैं। ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर दोनों साइड से, ये बन गया मेरा एंगल ए, ये बन गया मेरा एंगल बी। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया सी और ये बोल दिया मैंने डी, ठीक है। अब उसने मुझको क्या गिवन दिया है? कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कॉस ए पहले निकाल लेता हूं, कितना होगा। मुझे भाई इसको प्रूव करना है, ठीक है, तो इसको मैं अलग जरा हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, हमें इसको प्रूव करना है। चलिए, हमें ये हमारा टारगेट है। मुझे कॉस गिवन दिया है, मुझे डायरेक्ट एंगल प्रूव करना है। तो कॉस ए अगर मैं बात करूं तो कॉस ए कितना होगा? कॉस ए कितना हो जाएगा? कर्ली ब्लैक हेयर्स। कॉस ए मतलब इतने ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इतने पार्ट को देखूंगा, ए सी और डी। राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल लगता है तो मैं इधर वाला लेफ्ट साइड वाला जो ट्राइंगल है सिर्फ उसको देखूंगा। कॉस ए बताना है। कर्ली ब्लैक हेयर्स मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस कितना दिया है यहां पे? एडी। हाइपोटेनस, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा भाई, हाइपोटेनस से एसी, तो यहां पे ये हो जाएगा एडी अपॉन एसी, कॉस ए। फिर बात करता हूं कॉस बी की, तो कॉस बी कितना हो जाएगा? अब कॉस बी के लिए मुझे राइट साइड वाला ट्राइंगल देखना पड़ेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस तो यहां पर भी रहेगा। अब मैं बात करूंगा बी सी डी की, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल की अब मैं यहां पे बात करूंगा बी सी डी। बी सी डी कितना हो जाएगा इस ट्राइंगल में? कॉस बी, बी बाय एच, बी कितना है? बी डी, हाइपोटेनस अपॉन हो जाएगा बी सी, ठीक है भाई, इतनी कहानी है। इतना तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, इतनी इतनी वैल्यूज इक्वल होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, बी डी अपॉन बी सी यहां पे मिल गया। अब ये दोनों कॉस ए और कॉस बी इक्वल हैं आपस में। अगर इक्वल हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए डी अपॉन ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा बी डी अपॉन बी सी के। कॉस की वैल्यूज इक्वल है तो उनके रेशियोज भी बराबर होंगे। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस ए सी को यहां लेके चला जाता हूं, इस बी डी को
दूसरी साइड, अगर बी डी यहाँ पे न्यूमरेटर में है तो लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ए सी यहाँ डिनोमिनेटर में है, राइट साइड लेके जाऊंगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। ए डी मैंने वहीं रहने दिया, बी डी को न्यूमरेटर से उठा के लेफ्ट साइड यहाँ पे डिनोमिनेटर में रख दिया, ए सी को डिनोमिनेटर से उठा के यहाँ पे न्यूमरेटर में रख दिया। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये कॉमन कांस्टेंट एक के बराबर होंगे भाई, ठीक है। ये आपस में इक्वल है तो एक कॉमन कांस्टेंट के बराबर हो गए, ठीक है। अब AD अपॉन BD, देखो भाई AD अपॉन BD कहाँ है, ये रहा AD, अपॉन में ले लिया मैंने ये BD। सिमिलरली AC अपॉन BC, ये AC ये वाला, अपॉन में ले लिया मैंने ये BC, ठीक है। और ये दोनों किसके बराबर हैं, के बराबर हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक बार AD अपॉन BD हो गया इक्वल्स टू के, और एक बार AC अपॉन BC हो गया इक्वल्स टू के, ठीक है। AD इक्वल्स टू क्या लिख रहा हूं, BD या डिनोमिनेटर में है, उधर लेके जाऊंगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, के BD हो गया। सिमिलरली यहां से हो जाएगा AC इक्वल्स टू के BC। इतना हुआ कि नहीं हुआ भाई, इतना क्लियर है। अब देखो और कुछ गिवन है और कुछ नहीं गिवन है, बस cos A इक्वल्स टू cos B था। अब उनका यूज करके मैंने रेशियो बनाया और दोनों को इक्वल रखा। इक्वल रखने के बाद एक कांस्टेंट के बराबर रखा, दोनों फिर अलग अलग भी उसके बराबर हो गए। AD इक्वल्स टू के BD हो गया, वैसे ही AC इक्वल्स टू के इंटू BC हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहां देखो ये मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, ACD और BCD, दोनों में मैं लगा दूंगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पहले मैं इस साइड वाले में लगा लेता हूं या इधर किसी में भी लगा लेता हूं, पहले मैं इधर वाले में लगाता हूं। अब जब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, मैं इसको रब कर देता हूं। वैसे यहां तक कि अब पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, मैंने इस डायग्राम का यूज करके इतना पूरा डेटा लिखा हुआ है। अब इस डायग्राम की मुझको जरूरत नहीं है, मैं इसको रब कर देता हूं। अब लगा रहा हूं मैं पाइथागोरस थ्योरम। देखिए अब जब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो यहां पे मेरा क्या था, अरे यार मैंने डायग्राम मिटा दिया क्या, चलिए देखते हैं, एक बार फिर से थोड़ा बना लेते हैं ताकि मुझे चीजें समझ में आ जाएं फिर से। सॉरी मैंने थोड़ा जल्दी मिटा दिया। ये हमारा डायग्राम है, ये पॉइंट था A, ये पॉइंट था B, ये पॉइंट था C और ये वाला था मेरा D, ठीक है। ये मेरा डायग्राम था। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पहले ये वाले ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। AC स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के, और इधर वाले की बात करेंगे तो ये BC स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के, ठीक है। इतनी बात होगी बस। अब मैं डायग्राम हटा देता हूं, थोड़ा जल्दी मिटा दिया था। वो जो ट्राइंगल का डायग्राम है इसमें मैंने बस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया। अब यहां से देखो दोनों में CD स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, इस वाले में भी इस वाले में भी। पहले इस वाले का यूज करता हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं फर्स्ट वाली इक्वेशन को, और इसको अच्छे से लिखें। AC है मेरे पास, AC की वैल्यू है यहां पर देखियो, तो AC स्क्वायर की वैल्यू रख देता हूं, ये हो जाएगा K स्क्वायर BC होल स्क्वायर। AC की जगह मैंने K इंटू BC लिखा तो K स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर उधर लाके मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। राइट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड लेके माइनस कर दिया, और AD की भी वैल्यू दिखी है तो ये भी हो जाएगा K स्क्वायर BD स्क्वायर इक्वल्स टू यहां पे मेरे पास लिखा हुआ है CD स्क्वायर। ये AD स्क्वायर उधर ले जाके माइनस कर दिया, AD की वैल्यू मैंने निकाली थी KBD, तो K स्क्वायर BD स्क्वायर हो गया। अब इस वाली इक्वेशन में सेम चीज करते हैं, ये लिखा हुआ BC स्क्वायर, ओके। इधर वाले में अच्छा पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहां से देखो K स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो K स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बच जाएगा ब्रैकेट में, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा CD स्क्वायर। अब मैं ये वाली इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं। ये मेरे पास लिखा हुआ BC स्क्वायर इक्वल्स टू, इतना ही रहने देता हूं, BD स्क्वायर उस साइड लेके चला जाता हूं तो BD स्क्वायर माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू बच जाएगा CD स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन से ये वैल्यू आ गई। अब ये इसको इक्वेशन 1 दे दो,
इसको इक्वेशन 2 दे दो। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूंगा तो दोनों में से RHS साइड इक्वल है, तो दोनों का अगर RHS इक्वल है तो दोनों का LHS भी इक्वल होगा। मतलब कि k स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, इस वाली इक्वेशन का ये CD स्क्वायर के बराबर है, ये भी CD स्क्वायर के बराबर है, तो CD स्क्वायर की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब यहां पर ये k स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि k स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा और इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। k स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी कि k इक्वल्स टू 1, यही मुझे निकालना था। अब देखो अगर k इक्वल्स टू 1 आया, इसका क्या मतलब है, यहां पे k की वैल्यू 1 रखो, वहां पे k की वैल्यू 1 रखो। मैं इससे मतलब रखता हूं, मैंने यहां पे k की वैल्यू क्या रख दी, 1, तो AC इक्वल्स टू कितना मिल गया, BC, ये वैल्यू मिली। अब वो डायग्राम देखते हैं वापस से, एक बार वापस से बनाते हैं। अब इतना पार्ट में मिटा देता हूं, यहां पर वो डायग्राम बनाते हैं वापस से। ये था मेरा डायग्राम, ये थे परपेंडिकुलर, ये था A B, ये एंगल्स प्रूव करने थे, ये है C और ये वाला पॉइंट था D। अब AC इक्वल्स टू BC आया, मतलब कि अभी बीच वाले लाइन में हटा देता हूं, CD की मुझको भी जरूरत ही नहीं है, अब मेरा काम हो गया राइट एंगल ट्राइंगल से। AC इक्वल्स टू BC, AC इक्वल्स टू साइड BC के इक्वल आ गया। देखो एक ट्राइंगल है, साइड्स इक्वल हैं, तो उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं, आप लोगों ने पिछली प्रीवियस क्लासेस आपकी में यहाँ पे पढ़ लिया होगा। साइड्स इक्वल हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, ट्राइंगल में इक्वल होंगे। सिंस AC इक्वल्स टू BC, देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल B, हेंस प्रूव्ड। तो अब यहां पे प्रूफ खत्म हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। हमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री, यहां पे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री यूज करिए, उसने cos A और cos B की वैल्यू दी हुई थी इक्वल, तो cos A cos B का मैंने रेशियोज लिए थे, कांस्टेंट के वैल्यू की इक्वल रखे थे। एक बार ये निकल कर आई वैल्यू, एक बार ये वैल्यू निकल कर आई। मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके दो इक्वेशंस बनाई, उनका यूज करके मैंने, क्योंकि दोनों के RHS बराबर थे, तो ये पूरा का पूरा इसके बराबर रख दिया, तो वैल्यूज फाइनल k की वैल्यू निकल कर आई 1, k की वैल्यू 1 मैंने वापस से इसमें पुट करी, तो AC इक्वल्स टू BC निकल के आ गया। और किसी ट्राइंगल में अगर साइड्स इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो उस तरह से मैंने प्रूव कर दिया एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। अब फटाक से हम जरा क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, जस्ट इसके बाद वाला। क्वेश्चन 7 मुझे गिवन है cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। क्वेश्चन 7 में cot थीटा मुझे गिवन है 7/8। ठीक है, मुझे इवैल्यूएट करना है दो चीजें। पहली उसने मुझे दी हुई है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है। अब कॉट थीटा गिवन है तो अभी हम पहले ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो हम साइन कॉस टेन सारी की सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो हम साइन और कॉस निकाल लेते हैं कॉट का यूज करके। उसके पहले देखो ये थोड़ा और सॉल्व हो सकता है। आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब साइन थीटा का स्क्वायर ब्रैकेट से हटा के लगाएंगे तो हम कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे कि साइन थीटा का स्क्वायर। या तो ऐसा लिखना है तो उसके ऊपर पहले ब्रैकेट लगा लो, नहीं तो ऐसा लिखना गलत होता है, क्योंकि ये लगता है कि थीटा का स्क्वायर है, मतलब जो एंगल है उसका स्क्वायर है, बट ये एंगल का स्क्वायर नहीं है।
इसका मतलब है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब ये कहलाएगा, इसको इस तरह से लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ये सही तरीका है, इसलिए मैंने इसको यहां पे इस तरह से लिखा हुआ है। आगे सिमिलरली नीचे वाला भी हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब पहले हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं क्या होती है। चलिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां पर बना लेते हैं एक ट्राइंगल, राइट एंगल, छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, और थीटा ये हो गया मेरा थीटा, ठीक है। साइन कॉट थीटा मुझे दिया हुआ है, कॉट थीटा क्या होता है, बी बाई पी होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया मेरा 7, परपेंडिकुलर हो गया मेरा 8। अब मैं हाइपोटेनियस निकाल सकता हूं, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर 7 7 जा 49, 8 8 जा हो जाएगा 64, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 9 प्लस 4 13 का 3 1 कैरी आउट 113, तो h इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ऑफ 113, और ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं तो एज इट इज लिख देता हूं मैं, रूट 113 मेरा हाइपोटेनस आ गया। अब इस रूट 113, अब मैं सारी की सारी वैल्यूज लगा लेता हूं। साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर दिया मेरा 8, हाइपोटेनस हो जाएगा मेरा रूट 113, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस होता है मेरा 7, हाइपोटेनस हो जाएगा मेरा 11, रूट में 113, दोनों वैल्यूज हैं, बस उसमें पुट करना है। तो जरा मैं पुट करके देख लेता हूं। इसको मैंने इस फॉर्म में यहां पे लेके आ गया, 1 लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा तो 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर हो गया, होल अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा है 7 अपॉन रूट ऑफ 113, और स्क्वायर है तो मैंने इस पे भी स्क्वायर लगा दिया। और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 1 अपॉन 8 8 जा होता है 64, 8 का स्क्वायर 64, रूट 113 का बचेगा सिर्फ 113। सिमिलरली इसको भी सॉल्व कर दूंगा, ये हो जाएगा 1 7 7 जा हो गया मेरा 49, और ये बचेगा 113। यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको आगे और फर्दर सॉल्व करते हैं। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। पहले न्यूमरेटर को देखेंगे, ये हो जाएगा 113 माइनस का 64 अपॉन में हो जाएगा 113, फिर होल अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन में हो जाएगा ये 113, ये 113 और ये 113 यहां पे मैंने कैंसल आउट कर दिया। अब कितना बच रहा है, 113 माइनस 64, तो 30 माइनस 4 करूंगा तो 9 बचेगा, 10 माइनस 6 करूंगा तो 4 बचेगा। वैसे ही यहाँ पे 13 माइनस 9 करूंगा तो 4 बचेगा, और 10 माइनस 4 करूंगा तो 6 बचेगा, तो 49 अपॉन 64 ये मेरा इसका आंसर हो गया जो उसने मुझसे पूछा था। अब इसी का सेकंड पार्ट, और ये तो फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, अब इसका सेकंड पार्ट और गिवन है, चलो सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट अब मिटा देता हूं, कुछ नहीं करा मैंने, वैल्यूज निकालनी साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज, और सिंपल उसमें पुट करके फिर सॉल्व कर दिया है। अब इसका सेकंड वाला पार्ट भी है, तो सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं। गिवन वही डेटा है, बस एक सेकंड पार्ट दिया हुआ है, तो सेकंड वाला पार्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मुझको फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा। सेकंड वाले मुझे कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, मतलब कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, तो बहुत ही आसान है। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा। कॉट थीटा मुझे ऑलरेडी गिवन है 7 अपॉन 8 इंटू 7 अपॉन 8, 7 7 जा 49 और 8 8 जा कितना हो गया 64। पिछले क्वेश्चन में भी यही वैल्यू निकल के मेरी आ रही थी, तो ये क्यों सेम आ रही थी वो हम समझेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, मतलब जब हमें आइडेंटिटीज वगैरह हम याद करेंगे पढ़ेंगे तब हमें ये चीज समझ में आ जाएगी। ये डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। अब इसी के जैसा 7th क्वेश्चन यहाँ खत्म है, अब 8th क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो 8th क्वेश्चन आप लोग करेंगे। 8th क्वेश्चन सेम है इसके जैसा, थोड़ा सा डिफरेंस है, चलो 8th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्या लिखा है 8th क्वेश्चन में,
3 cot A, क्वेश्चन 8, 3 cot A इक्वल्स टू लिखा हुआ है 4, ठीक है। अब 3 cot A इक्वल्स टू 4 लिखा है, तो cot A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4/3, वहां 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। cot A 4/3 है, तो अब ये थीटा की जगह क्या हो गया भाई, A हो गया। और ये कितना गिवन है 4/3, टेल पेंटेड ब्लू, तो B/P है ये, तो बेस हो गया 4, ये हो गया 3। उसका यूज करके मैं इसको निकाल सकता हूं तीसरा साइड। उसने मुझे बोला है चेक करना है कि 1 - 10 स्क्वायर A अपॉन 1 + 10 स्क्वायर A, ये इक्वल देखना है क्या ये कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो मुझसे इतनी चीज पूछ रहा है। तो ये मैं निकाल सकता हूं काफी आसानी से, मैं इसको फाइंड कर सकता हूं। चलिए अच्छा, हम इसको, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको हम करके देख लेते हैं। ये वैल्यूज रहेंगी, चलिए इसको फटाक से सॉल्व करते हैं। यहां पर हाइपोटेनियस निकालना है, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस 3 का, सॉरी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो h इक्वल टू मिल जाएगा रूट 16 + 9 हो जाएगा, तो h इक्वल टू 16 + 9 25, रूट 25 यानी कि मेरा हो गया 5, तो ये निकल के आ गया मेरा 5। cot A मुझे लिखा हुआ है 4/3, cot A अगर 4/3 है तो tan A हो जाएगा 3/4, tan A कितना हो गया 3/4, tan स्क्वायर A, अब tan A लिखा है 3/4, तो tan स्क्वायर A उसका स्क्वायर कर दो, 3 3 = 9, 4 4 = 16 हो गया, तो यहां पे बस उसकी वैल्यू पुट कर दो। चलो 1 - 10 स्क्वायर है 1 - 9/16 होल अपॉन 1 + 9/16, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 - 9/16, एलसीएम लेंगे, उसी तरह यहां पर भी लेंगे, 16 + 9/16 हो जाएगा, 16 यहां पे कैंसल आउट हो जाएगा। 16 - 9 करूंगा तो कितना बच जाएगा 16 - 9 करने पे, और 16 + 9, तो 16 पहले मैं 9 कर रहा हूं, तो 16 - 9 कितना हो जाएगा 7 बचेगा मेरे पास, और 16 + 9 कर रहे हैं तो 16 + 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इतना लेफ्ट हैंड साइड मेरा कितना निकल के आ गया 7/25। अब भाई मैं एक बार राइट हैंड साइड भी निकाल लेता हूं। राइट हैंड साइड निकालने के लिए मुझे पहले cos A पता होना चाहिए और sin A पता होना चाहिए। क्या होता है cos A, ब्लैक हेयर्स, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 4/5, और sin A कितना होता है, थोड़ा नीचे लिखते हैं, sin A some people have perpendicular upon hypotenuse, तो ये है sin A और cos A। अब इनकी वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं। चलिए ये तो मेरा LHS निकल के आ गया, मैंने इसको सॉल्व करा पहले तो ये वैल्यू निकल कर आई, ठीक है। अब मैं RHS को सॉल्व करता हूं। अब टेकिंग RHS, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, cos A लिखा है 4/5 तो उसका स्क्वायर कर दो, 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस करना है साइन स्क्वायर A, साइन लिखा है 3/5, इसका कर दो होल स्क्वायर, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 4/5 मतलब 16/25 माइनस 9/25, तो 16 - 9 वही होगा मेरा 7/25 इक्वल्स टू, ये हो गया मेरा RHS। फिर मैं लिख दूंगा हेंस LHS इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा RHS। यही मुझे उसने प्रूफ करने को बोला था। आगे के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, एक ट्रू फॉल्स वाला, आप लोग करके देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये तीनों क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और उसके बाद हम कुछ कंसेप्ट पे बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम बनाएंगे कि अलग अलग 0 पे 30, 45, 60, 90 क्या क्या वैल्यूज रखते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सारे के सारे, वो पूरा कंसेप्ट है, वो हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। और यही 3 क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। मैं प्लेलिस्ट में आपके वीडियोस अपडेट करता रहता हूं। अगर आपको बाकी चैप्टर्स भी कवर करने हैं तो मैंने वहां पे करवाए हुए हैं, आप जाके एक बार देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।